आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री और पूर्व कांग्रेस सांसद ए रेवंत रेड्डी की याचिका पर अपना फैसला 18 जुलाई तक सुरक्षित रख लिया है। याचिका रंगारेड्डी जिले के गोपनपल्ली में एक कथित भूमि विवाद से संबंधित SC/ST अधिनियम के तहत गच्चीबौली पुलिस स्टेशन में 2016 में दायर पहली सूचना रिपोर्ट को रद्द करने के लिए है। ये मामला रंजोल SC कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अध्यक्ष N पेद्दी राजू द्वारा की गई शिकायत से आया है। राजू की रिपोर्ट है कि रेवंत रेड्डी के भाई कोंडल रेड्डी और एक सहयोगी E लक्ष्मैया ने कथित तौर पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर सोसाइटी के स्वामित्व वाली लगभग 2 एकड़ जमीन में तोड़फोड़ की, इमारतों और परिसर की दीवारों को नष्ट कर दिया और उनके खिलाफ जाति सूचक गालियों का इस्तेमाल किया था। तेलंगाना में BRS की विधायक पडी कौशिक रेड्डी को वारंगल पुलिस ने आज तड़के कथित जबरन वसूली के एक मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों ने ये जानकारी दी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि हुजूराबाद से विधायक रेड्डी को यहां राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया और वारंगल ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि आरोप है कि कौशिक रेड्डी ने एक खदान मालिक को धमकाया और उससे 25 लाख रुपए तथा 50 लाख रुपए और मांगे। इस आरोप के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। BRS के कार्यकारी अध्यक्ष KT रामाराव ने एक विज्ञप्ति आरोप लगाया कि कौशिक रेड्डी के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की अवैध गतिविधियों और मंत्रियों तथा सत्तारूढ़ कांग्रेस के नेताओं के भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं पर सवाल उठाया है। तेलंगाना के फोन टैपिंग मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री बंडी संजय बतौर गवाह पुलिस के सामने पेश होंगे। तेलंगाना की पिछली BRS सरकार में अवैध रूप से लोगों के फोन टैप करने के आरोप लगे थे, जिसकी जांच चल रही है। इसी मामले में बंडी संजय को भी गवाही के लिए बुलाया गया। पुलिस ने केंद्रीय राज्य मंत्री से उनके बयान दर्ज करने के लिए समय मांगा है। जल्द ही बंडी संजय बयान दर्ज कराने के लिए समय देंगे। आज करीमनगर में मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि वे पुलिस के साथ जांच में पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने इस मामले की जांच CBI से कराने की भी मांग की। साथ ही कहा कि मौजूदा CM रेवंत रेड्डी जब विपक्ष में थे तो उन्होंने भी फोन टैपिंग मामले की जाँच CBI से कराने की मांग की थी। बंडी संजय ने बताया कि BRS सरकार के समय उन्होंने ही सबसे पहले फोन टैपिंग के आरोप लगाए थे, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया। बंडी संजय उस वक्त तेलंगाना भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के दौरान अफरा तफरी के बीच हैदराबाद के गच्चीबौली स्टेडियम में एक लड़की बेहोश हो गई। ये घटना उस समय हुई जब कार्यक्रम में शामिल होने आए विभिन्न स्कूलों के छात्र कार्यक्रम स्थल पर आयोजित नाश्ते के लिए दौड़े। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद छात्र कार्यक्रम स्थल पर उपलब्ध कराए गए नाश्ते को लेने के लिए जा रहे थे। हालांकि स्टेडियम के गेट नंबर 2 पर भारी भीड़ के कारण छात्रों ने एक दूसरे को धक्का दे दिया और इस धक्का मुक्की में एक छात्र बेहोश होकर गिर पड़ा। पुलिस ने छात्र को बचाया और उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। हालांकि स्टेडियम से ली गई तस्वीरों में जमीन पर बिखरे हुए नाश्ते के डिब्बे दिखाई दे रहे हैं। हैदराबाद IMD ने इस वीकेंड तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है, जो कि बंगाल की खाड़ी में सतही परिसंचरण और दक्षिण पश्चिम मानसून से प्रभावित है। मौसम विभाग ने पूरे राज्य में छिटपुट गरज के साथ बारिश और तेज हवाओं का अनुमान लगाया है, जिसमें कुछ जिलों में हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। आज और रविवार को कई जिलों में गरज और बिजली के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पूरे राज्य में 50 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है। जिन जिलों में गरज, बिजली और हल्की बारिश होने की संभावना है उनमें आदिलाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, राजन्ना सिरसिला, करीमनगर, पेदापल्ली, जयशंकर, भूपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री, कोठागुडेम, खम्मम, नलगोंडा, सूर्यापेट और महबूबाबाद शामिल हैं। भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एयर इंडिया में क्रू शेड्यूलिंग और रोस्टरिंग से जुड़ी लापरवाहियों को गंभीरता से लेते हुए 3 वरिष्ठ अधिकारियों को सभी संबंधित जिम्मेदारियों से हटाने का निर्देश दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक ये तीनों अधिकारी ऑपरेशनल चूक के लिए जिम्मेदार पाए गए और अब इन्हें किसी भी क्रू मैनेजमेंट वर्क से दूर रखा जाएगा। DGCA ने एयर इंडिया को यह भी निर्देश दिया है कि इन अधिकारियों के खिलाफ आंतरिक अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाए और इसकी प्रगति और परिणाम की जानकारी 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट संस्था को सौंपी जाए। ये कदम एयरलाइन की सुरक्षा और परिचालन मानकों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है। देश भर में आज
11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस बार की थीम योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों के साथ योगा किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि योग लोगों को विश्व के साथ एकता की ओर ले जाता है, जहां आंतरिक शक्ति, शांति वैश्विक नीति बन जाती है। मानवता के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्राचीन अभ्यास की शुरुआत का प्रतीक है। पीएम मोदी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा तो 175 देशों का समर्थन मिल गया था। 11 सालों के बाद अब योग दुनिया भर के करोड़ों लोगों के जीवन का हिस्सा बन गया है। उन्होंने आगे कहा कि चाहे सिडनी ओपेरा हाउस हो, एवरेस्ट पर्वत या समुद्र का विस्तार, संदेश यह है कि योग सभी के लिए है। दुनिया भर में कुछ तनाव जैसी चीजें हो रही हैं। कांग्रेस नेता कर्नाटका के मंत्री प्रियंक खरगे को आज केंद्र सरकार की ओर से अमेरिका यात्रा की अनुमति मिल गई है। ये मंजूरी उन्हें उस पत्र के 2 दिन के बाद मिली है जो उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर को लिखा था। उन्होंने ये स्पष्ट करने को कहा था कि आखिर उनके आधिकारिक दौरे को मंजूरी क्यों नहीं दी गई। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय ने यू टर्न लेते हुए अपने पहले के फैसले को रद्द कर दिया और उन्हें यात्रा के लिए मंजूरी दे दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के पुत्र प्रियंक खरगे 14 जून से 27 जून तक अमेरिका के दौरे पर जाने वाले थे। वे बोस्टन में होने वाले बायो 2025 इंटरनेशनल सम्मेलन और सैन फ्रांसिस्को में डिजाइन ऑटोमेशन कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले थे। जब उन्हें यात्रा की मंजूरी नहीं दी गई, उस समय वे फ्रांस में थे। फर्जी खबर चलाने वालों को 7 साल जेल और 10 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। इस प्रावधान को कर्नाटक सरकार लाने की तैयारी में है, जिसने गलत सूचना पर लगाम लगाने के लिए एक मसौदा कानून में प्रस्ताव दिया है कि फर्जी खबर पोस्ट करने का दोषी पाए जाने वाले सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को 7 साल की कैद और अधिकतम 10 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। कर्नाटक गलत सूचना और फर्जी खबर अधिनियम का मसौदा, जो 2 साल पहले कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से ही तैयार किया जा रहा था, इस सप्ताह की शुरुआत में कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। प्रस्तावित कानून राज्य सरकार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी खबरों पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने की शक्ति देगा। फर्जी खबर को किसी के बयान का गलत उदाहरण या गलत रिपोर्ट, ऑडियो, वीडियो को संपादित करना जिसके परिणाम स्वरूप तथ्यों और संदर्भ का विरूपण होगा, यह पूरी तरह से मनगढ़ंत सामग्री के रूप में परिभाषित किया गया। मसौदा कानून गलत सूचना को जानबूझकर या लापरवाही से तथ्य का गलत बयान देना, चाहे वो पूरी तरह से हो या आंशिक रूप से, उस संदर्भ में जिसमें वो दिखाई देता है, जिसमें राय, धार्मिक या दार्शनिक उपदेश, व्यंग, कॉमेडी या पैरोडी या कलात्मक अभिव्यक्ति का कोई अन्य रूप शामिल नहीं है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।